क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है, ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान थोड़ा ज्ञान, ज़्यादा ध्यान ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILC से अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। ठीक है, साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET CUET वगैरह वगैरह की तैयारियाँ होती है। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑनलाइन अगर आप घर बैठ के चाहते हैं कि अलीगढ़ के एक्सपीरियंस टीचर से अपने आप को तैयार करें, तो आप ऑनलाइन मोड पे जुड़ सकते हैं। वो लोग जो लोग अलीगढ़ नहीं आ सकते वो तो ऑनलाइन पे जुड़ ही सकते हैं। ठीक है, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग AMU जामिया दूसरे यूनिवर्सिटी के जो भी इंफॉर्मेशन एडमिशन से रिगार्डिंग आते रहते हैं, हम लोग अपडेट करते रहते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता, आप किसी के चैनल को सब्सक्राइब किए हुए नहीं थे, तो आपको पता भी नहीं चलता लास्ट डेट कब निकल गया, कब टेस्ट हो गया, कब फॉर्म आया, कब गया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप बाद में जब लास्ट डेट निकल जाता है तो आपको खबर करते हैं, पूछते हैं कि भाई लास्ट डेट फॉर्म कब आएगा, क्या होगा। पता ही यहाँ चला कि यहाँ तो फॉर्म वॉर्म भर के लास्ट डेट कब का निकल चुका है, फिर आपका साल चला जाता है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो कोई खर्चा तो है नहीं कि आपको घर से कुछ जा रहा है। हाँ, लेकिन आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं, यूनिवर्सिटी के सारे इन्फॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, हम लोग कर रहे थे फिजिक्स क्लास 11 सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, और अब तक हम लोग ने टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम तक पहुंच गए थे। उनके सारे कंसेप्ट, बेसिक आइडियाज हम लोगों ने बताया, रिलेशन भी लिखा था। इसके आगे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं ताकि कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और न्यूमेरिकल जो बेसिक कंसेप्ट है, अभी तो बहुत सारे न्यूमेरिकल होते हैं, लेकिन हम लोग कुछ बेसिक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। और उसमें से हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, तो उसमें से एक क्वेश्चन मैंने ये लिखा है, जिस तरह से हम लोग कहा कि टॉर्क जो है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर इनटू फोर्स होता है, इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम भी होता है पोजीशन वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड मोमेंटम होता है। तो एक क्वेश्चन हम लोग टॉर्क से रिलेटेड ये हमने लिखा है कि टॉर्क निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ। फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स 7i कप माइनस 3j कप माइनस 5k कप about the origin which acts on a particle whose position vector is I cap plus j cap minus k cap। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर है और ये फोर्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टॉर्क निकालना है। सवाल समझ में आया? ये सॉल्यूशन करते हैं इसका हम लोग। जो पोजीशन वेक्टर है यहाँ पे, उसका जो कोऑर्डिनेट दे रखा है I कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, और इसका जो फोर्स का कोऑर्डिनेट दे रखा है 7i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, ये दे रखा है। अगर हम लोग टॉर्क निकालते हैं टॉर्क, तो R पोजीशन वेक्टर क्रॉस फोर्स वेक्टर, इसको हम लोग करते हैं। और इसका जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, तो हमने बताया था मैट्रिक्स मेथड से क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं हम लोग, तो ये 3/3 मैट्रिक्स बनेगा। तो हम लोग इसको इस क्रॉस प्रोडक्ट का निकालने जा रहे हैं। तो तरीका जो है, यहाँ पे जो आर वेक्टर का जो कोऑर्डिनेट है I कैप j कैप k कैप, पोजीशन वेक्टर में जो यहाँ कोफिशिएंट है वो इसका I का R का वो 1 है, यहाँ पे भी j का 1 है और k का -1 है। इसी तरह से फोर्स वेक्टर का कंपोनेंट होता है, ये 7 है, ये -3 है, ये -5 है। इसका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, ये R क्रॉस F। ठीक है, हम लोगों ने बताया था कि इसका जो है R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, ये हम लोग फर्स्ट, ये तो रो तो हम लोग सेलेक्ट करते हैं, कॉलम सेलेक्ट करते हैं। जब फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये हम लोग का, हमने थ्योरी बताया था, ये इस तरह से
आ जाता, फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट कर लिया। अब ये 4 एलिमेंट है, डायगनली मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इसको यहाँ से करेंगे, इसको यहाँ से करेंगे, तो ये आ जाएगा -5 मल्टीप्लाई करके, और ये माइनस माइनस प्लस -3, ठीक है ना, -3 आई कैप, ये समझ में आया। ये इनको मल्टीप्लाई किया, -5 आ गए, फिर यहाँ माइनस साइन आता है हमारा, और ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस +3 आ जाएगा, तो ये -3 आई कैप हो गया। ये तो पहला टर्म हो गया। फिर प्लस हम लोग सेकंड कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, तो इसे छोड़ देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये सेकंड कॉलम ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। ये जो नंबर हम इसको यहाँ ले लेते हैं सपोर्ट के लिए, ताकि आसानी से समझ में आए कि डायगोनली कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये सेकंड कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको और इसको, ठीक है। तो -1 7, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 आ जाएगा, फिर माइनस, तो यहाँ साइन आ जाएगा, और 1 -5 आ जाएगा, माइनस माइनस +5 हो जाएगा, और ये जे कैप हो जाएगा, फिर ये प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे फिर हम लोग इसे मिटा देते हैं। अभी हम लोग थर्ड कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं, ये थर्ड कॉलम को, तो ये बच गए, तो ये डायगोनली मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये आ जाएगा -3, ठीक है, और ये -7 के कैप, ये हमारा मल्टीप्लाई करके आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा, इसे देखते हैं हम लोग। ये होगा -5 -3 -8 आई कैप, और ये -7 +5 -2 ±-2 जे कैप, और ये -3 -7 -10 ±10 के कैप। तो ये आ जाएगा हमारा टॉर्क का वैल्यू आ जाएगा, ये हमारा टॉर्क आ जाएगा, टॉर्क का वैल्यू ये आ गया, -8 आई कैप, -2 जे कैप, -10 के कैप। कहाँ समझ में आया ये तो इस तरह से हम लोग टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम भी ऐसे ही निकालते हैं हम लोग, एंगुलर मोमेंटम भी ऐसे ही निकालते हैं, लेकिन वहाँ पे हम लोग पोजीशन वेक्टर लेते हैं और मोमेंटम वेक्टर लेते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं। ये हम इसलिए क्वेश्चन करा है कि मैट्रिक्स मेथड यानी मैट्रिक्स कैसे करते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है ना बायोलॉजी ग्रुप के होते हैं, तो मैट्रिक्स मैथ में आता है, 12th क्लास में डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स एक चैप्टर है मैथ में, डिटर्मिनेंट्स अलग है, मैट्रिक्स अलग है, तो मैथ का चैप्टर है, तो वो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है, तो मैंने इसे करके दिखा दिया ताकि उन्हें पता चले कि मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, नोट कर लीजिए, मैं मिटाता हूँ, फिर अगला क्वेश्चन लिखता हूँ इसको। एक अगला क्वेश्चन दे रखा, शो दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सैटेलाइट of mass ms revolving around the earth having mass ma in an orbit of radius r is this: l is equal to root g mass of the earth mass of satellite का स्क्वायर इंटू r, ठीक है ना, रेडियस। क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जैसे हमारा एक अर्थ है, मास ऑफ द अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, और एक सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, जिससे जैसे सन होता है एक स्टार होता है, स्टार के चारों तरफ जो रिवॉल्व करता है उसको हम लोग कहते हैं प्लैनेट। जैसे अर्थ हमारा एक प्लैनेट है जो सन के चारों तरफ, स्टार के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। एक होता है सैटेलाइट जो प्लैनेट के चारों तरफ, जैसे हमारा मून है, नेचुरल मून है, वो हमारे अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, तो वो सैटेलाइट हो गया। तो बताया कि जैसे ये हमारा अर्थ है और एक मून है जो सैटेलाइट है, और अर्थ के चारों तरफ एक एलिप्टिकल पाथ में, एक पाथ में रिवॉल्व करता है, एलिप्टिकल नहीं, तो ये हमारा जो है, ये मून हमारा, इस पे मास ऑफ द मून जो दे रखा है, ये मास ऑफ द सैटेलाइट जो दे रखा है, मास ऑफ सैटेलाइट दे रखा है एमएच, ये रिवॉल्व कर रहा है, और इसका जो डिस्टेंस है ये आर है, मीन डिस्टेंस जो है वो आर है यहाँ से आता है। कितनी बात सुन में। अब बताना है कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, इस सैटेलाइट का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इसके बराबर होगा। ये फॉर्मूला ऐसे कंपटीशन के हिसाब से काम आ जाएगा ये, तो इसका रिलेशन ये आएगा, ये ड्राइव करके हमें दिखाना है। कितनी बात सुन में, यहाँ तक समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे चले हम लोग, आगे क्या बताया कि जैसे कभी कोई बॉडी एक सर्कल में मूव करता है, तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो वो एक्ट करता है सर्कुलर बॉडी पे, जो सेंटर पे बॉडी होता है, जैसे ये अर्थ सेंटर पे है,
तो इसकी वजह से एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, जिसकी वजह से ये बॉडी अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा होगा। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है वो यहाँ पे ये इसका फोर्स जो लगाएगा, इन दोनों के बीच का एक ग्रेविटेशन पुलिंग भी होगा, दोनों एक दूसरे को खींच रहे होंगे। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है यहाँ पे एक ग्रेविटेशन पुलिंग के बराबर है। जैसे ये खींच रहा होगा इधर, जैसे अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है मून को या सैटेलाइट को, तो सैटेलाइट अर्थ पे आ जाना चाहिए, मगर वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होगा, तो वो पुलिंग एंड एक्सटर्नल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों बैलेंस कर लेते हैं और उसकी वजह से वो सर्किल पे रिवॉल्व करते रहता है। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पे सोल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग। When the satellite is revolve around the earth, then centripetal force between earth and satellite is equal to gravitational pulling between the earth and satellite। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स जानते हैं, ये हमारा ये इसकी वजह से लगेगा सेंट्रीपिटल मास ऑफ सैटेलाइट v² अपॉन r। कितनी बार सुन में, ये जो होता है जो बॉडी मूव करता है सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर लग रहा है, तो अर्थ की वजह से इस पे या तो सेंट्रीपिटल के बराबर जो है ना, जैसे सेंट्रीपिटल अंदर लगता है सेंट्रीफ्यूगल बाहर लगता है, तो इसका मास लेते हैं हम लोग, मास ऑफ द सैटेलाइट लेंगे, मास ऑफ सैटेलाइट मास v² वेलोसिटी का स्क्वायर अपन इनका मीन डिस्टेंस जो होता है ये ले लिया। ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होगा, g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट अपन r²। कितनी बात सुन में, ये समझ में आया, ये दोनों रिलेशन कैसे लिख दिया। ये ms लिखा मास ऑफ सैटेलाइट, यानी उस बॉडी को जो सर्किल में मूव करता है, यहाँ तो अर्थ जो है ना अपने सेंटर पे है और सैटेलाइट उसके चारों तरफ घूम रहा है, तो जो घूमता है उसका मास लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स में। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। अब यहाँ से जो है ये इसका पावर जो नहीं, इस r से इसका पावर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मास ऑफ सैटेलाइट कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालते हैं, वेलोसिटी का क्या वैल्यू होगा। मैं क्वेश्चन को मिटाता हूँ ऊपर में। ठीक, यहाँ से क्या आ गया, ये v² इज इक्वल टू g मास ऑफ द अर्थ अपॉन r। ठीक है, वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगा v इज इक्वल टू √g मास ऑफ द अर्थ अपॉन r। ये वेलोसिटी का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब क्या बताए, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का क्या वैल्यू होता है, पोजीशन वेक्टर इनटू मोमेंटम, पोजीशन वेक्टर इनटू मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, यहां छोड़िए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट का एंगुलर मोमेंटम क्या है, सैटेलाइट इज हियर, सैटेलाइट इज पॉइंट मास। ठीक है ना, पॉइंट मास होता है यहाँ पे सैटेलाइट। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू मास ऑफ सैटेलाइट v/r। ये हमारा फॉर्मूला होगा एंगुलर मोमेंटम का। यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाला, ये यहाँ पे इसको डाल देते हैं, तो मास ऑफ सैटेलाइट वेलोसिटी का वैल्यू डाल देते हैं g मास ऑफ अर्थ अपॉन r, और ये r है, ये r है, इसको बाहर है लेकिन ये
अब अगर रूट के अंदर ले जाते हैं तो स्क्वायर कर देते हैं, रूट से बाहर निकलते तो स्क्वायर होता है, तो रूट से बाहर निकल जाता है, और वापस अगर बाहर से अंदर रूट के अंदर ले जाते हैं तो वो टर्म जो है ना स्क्वायर हो जाता है। तो ये आ जाएगा हमारा, अंदर जाने के बाद इसको ले जाएंगे तो जी मास ऑफ द अर्थ, ये मास ऑफ सैटेलाइट का स्क्वायर, ये आर स्क्वायर अंदर आ जाएगा, ये नीचे आर है, ये रूट में आ गया, ये आर से ये एक इसका पावर कैंसिल हो जाएगा, और अब हमारा वैल्यू आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम का एल का, ये जी मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट का स्क्वायर इनटू आर, ये रूट में आ गया, और यही हमें प्रूव करना था, देख रहे ना ये सेम। तो ये एक रिलेशन है, या प्रूव किया हुआ रिलेशन है, प्रूव कि जब भी कभी एक सैटेलाइट जो है ना अर्थ प्लैनेट के किसी भी प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द सैटेलाइट का स्क्वायर इनटू डिस्टेंस मीन डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड सैटेलाइट, ये डिस्टेंस है ना आर, ये डिस्टेंस है। तो ये प्रूव है, कंपटीशन में कभी कभी आता है इस तरह से कि ये कौन सा एंगुलर मोमेंटम का कौन सा करेक्ट रिलेशन है। ठीक है, समझ में आ गया, इसे नोट कर लीजिए। मैं एक और आगे का क्वेश्चन कराता हूँ इसके ऊपर। ये एक हम लोगों ने अगला क्वेश्चन लिख दिया, क्या दे रखा है मैं पढ़ता हूँ समझाता हूँ। ये देखिए, an electron of mass 9.010⁻31 kg revolve in a circle of radius 0.53 angstrom around the nucleus of a hydrogen atom, hydrogen with a velocity of 2.210⁶ meter per second. Show that the angular momentum is equal to h upon 2 pi, where h is Planck constant of value 6.610 to the power -34 जूल सेकेंड। कितनी बात समझ में? एक इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन का एटम में इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, और उसकी जो वेलोसिटी है 2.210 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड है, और उसका रेडियस है 0.53 एंगस्ट्रॉन है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है 9 into 10 to the power -31 kg। उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो h अपॉन 2 पाई के बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा h अपॉन 2 पाई के बराबर है। यहाँ पे h जो है प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.610 टू द पावर -34। ठीक है, आगे चले हम लोग। तो यहाँ पे चलते हम लोग, सबसे पहले देखते हैं कि ये जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है हाइड्रोजन के एटम का, और ये एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जो रेडियस है फर्स्ट शेल का 0.53 एंगस्ट्रॉन दे रखा है, और इसकी जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है 2.210 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड है ये। ठीक है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वो लिखा ही होगा। तो हम सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। सवाल तो समझ में आ गया ना, ये सॉल्यूशन करते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल जो होता है ना मास mvr है, ठीक है ना, मोमेंटम इनटू पोजीशन, तो मास mvr है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दे रखा है 9 into 10 to the power -31 kg, वेलोसिटी दे रखा 2.210 टू द पावर 6, और इसका जो डिस्टेंस दे रखा है वो 0.53, ये एंगस्ट्रॉन में दे रखा है। एंगस्ट्रॉन को मीटर में अगर चेंज करना चाहते हैं तो 10 टू द पावर -10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने से? 10 टू द पावर -10 से। तो ये हमने -10 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये मीटर में हो गया। ठीक, यहाँ पे देखते हैं, देखिए 10 में -10, 10 टू द पावर -31, ये 41 हो गया। 41 में से ये 6 प्लस का है, तो 41 में से 35 हो गया, तो पावर जो ना 35 आ गया। और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9 into 2.2 into 0.53 into 10 टू द पावर -35। इन सबको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो वैल्यू दे रखा आता है वो है 1.0494 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ये इतना हमारा वैल्यू आ जाता है।
इसको राउंड ऑफ करके लिखना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1.05 लिख सकते हैं, क्योंकि 0.049 है, तो 9 है तो ज़्यादा है, तो इसको 5 कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1.05 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो ये आ गया इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम। कितनी बात समझ में आई? आगे चले हम लोग, यहाँ तक कुछ पूछना तो नहीं। अगला दे रखा है कि ये जो है एल जो है ये h/2 के बराबर है। तो अब हम लोग h/2 का वैल्यू निकाल के देखते हैं कितना आता है। यहाँ तक समझ में आ गया? इसे नोट कर लिए, मैं क्वेश्चन को मिटाऊंगा और इसको मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसका वैल्यू निकालते हैं हम लोग h/2 का। h/2 का वैल्यू कितना होगा? वैल्यू ऑफ h है प्लैंक कांस्टेंट 6.6 10⁻⁻34 ठीक है, -34 है, और ये 2 है, पाई का वैल्यू होता है 3.1432, कुछ इस तरह से वैल्यू आता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 6.6 10⁻⁻34 आ जाएगा ये, और इसको करेंगे तो 8682.6। तो ये एक 6.6 है, ये 6.2 है, ठीक है ना। ये 6.6, ये 6.2 है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू देगा हमारा, इसका जो वैल्यू आएगा 1.0503 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इसको हम लोग अगर सेकेंड डिजिट तक लिखते हैं तो 1.05 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। क्या देखते हैं कि ये जो वैल्यू है h/2 का और ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन mvr, इसका जो वैल्यू है ये दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो h/2 के बराबर होता है। हम लोगों ने यूज़ किया है एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में, बताया भी है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी शेल पे क्यों होता है, क्योंकि उसका एंगुलर मोमेंटम इतना होता है कि उसी का रेस्पेक्ट में वो एक पर्टिकुलर शेल पे रहता है या ऑर्बिट पे रहता है। तो ये जो रिलेशन है mvr इज इक्वल टू h/2 ये प्रूव हो जाता है इससे, ये हम लोग प्रूव कर दिया इस कंसेप्ट के हिसाब से, एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पहले भी किया है, कहाँ कहाँ समझ में आ रहा कुछ? ओके, नोट करिए, ठीक है। अभी हम लोग और क्वेश्चन करते हैं। ये एक अगला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये मैंने फिगर बना रखा, क्या है ये? जैसे ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है, और एक ये पॉइंट है P जो ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे x नॉट के डिस्टेंस पे है, और यहाँ पे ये जो एक बॉल है उसको पार्टिकल को गिरा रहे हैं ऐसे, तो ये हमारा ओरिजिन से इसका ये डिस्टेंस है Q, जहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना। तो मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, मैं फिगर को मैं थोड़ा हाईलाइट किया था, तो मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम पॉइंट P at x is equal to x naught on the x axis from origin O and falls vertically along the y axis as shown। यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसको P पॉइंट से वर्टिकली गिराते हैं। ये P पॉइंट जो है ना x एक्सिस पे है, और x जो है ना x नॉट के बराबर है, ये पैरेलल टू y एक्सिस है। इस तरह से ये फिगर में शो किया गया है। ये जो नीचे जा रहा है तो बॉडी को ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रहा है, तो कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, m/g लग रहा होगा। और इस तरह से यहाँ पे ये पॉइंट Q पे इन सब बातों को बताना, ये सवाल दे रखा है, इनको बताना है। फाइंड द टॉर्क acting on the particle at time t when it is at point Q with respect to O। यानी यहाँ पे जब पार्टिकल गिरते हुए आएगा तो इस वक्त यहाँ पे कितना टॉर्क लग रहा होगा, ये टॉर्क बताना है। सेकेंड पार्ट, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम L ऑफ द पार्टिकल अबाउट O एट दैट टाइम t, यानी उस वक्त एंगुलर मोमेंटम कितना लग रहा होगा। और हमें शो दैट टॉर्क इज इक्वल टू dl/dt इन दिस एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में टॉर्क जो है ना dl/dt के बराबर है, ये शो करना हमें। कितनी बात सुनिए, तो ये सवाल दे रखा है, कितनी बात। आगे चले हम लोग,
हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये तो फिगर यहाँ पे दे रखा है, तो मैं क्वेश्चन को मिटाता हूँ और फर्स्ट पार्ट करता हूँ यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे क्या दे रखा है, ये जो बॉडी है जब इसको गिराते हैं तो एक फोर्स लगता है बॉडी पे, तो फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स की वजह से वो बॉडी जो है मूव करना शुरू करेगा। जब मूव करना शुरू करेगा तो एक टॉर्क लगेगा, क्योंकि ये जो बॉडी है इस पोजीशन के हिसाब से यहाँ पे पोजीशन वेक्टर दिखा रहा है, यहाँ से ओरिजिन से ये आर जो है ना पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स है, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, फोर्स जो है, फोर्स इज ग्रेविटेशनल force. Here gravitational force is acting on particle at position vector r. So it produced torque. ठीक है ना। टॉर्क टॉ इज इक्वल टू कितना जगह, आर एफ साइन थीटा, इतना टॉर्क लग रहा होगा। तो ये जो आर है ये तो पोजीशन वेक्टर हो गया, फोर्स जो होगा ये आर तो आर हो गया, फोर्स जो ना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करोगा तो एम जी आ जाएगा। और साइन थीटा, तो थीटा जो ना ये एंगल है, जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल भी होगा, यानी ये थीटा के बराबर होगा। तो ये जो 90 डिग्री है तो इसके रेस्पेक्ट में ये जो है ओ क्यू हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ओ पी परपेंडिकुलर हो जाएगा और पी क्यू बेस हो जाएगा। साइन थीटा जो ना परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये थीटा है तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी ये एक्स हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक एक्स नॉट के बराबर है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज आर हो जाएगा। तो हम लोग साइन थीटा की जगह पे एक्स नॉट अपन आर लिख दिया, ये साइन की जगह पे, साइन थीटा की जगह पे। कितनी बात सुन में, तो ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा और ये टॉर्क जो आएगा एम जी एक्स नॉट, ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, कितना टॉर्क लगेगा, एम जी एक्स नॉट, यानी कि ये जो है ना मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स तो वही है, और ये एक्स डिस्टेंस जितना है उतना टॉर्क लग जाएगा ये। तो ये पहला पार्ट हो गया, कितना समझ में आया। ये आर एफ साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा को हम लोग एक्स नॉट अपन आर लिख दिया, ठीक है, और एफ जो है ना ग्रेविटेशनल फोर्स है एम जी वो लिख दिया, उसके वजह से टॉर्क लग रहा तो टॉर्क ही आ गया। ये तो पहला पार्ट हो गया। अब हम लोग सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं। ये टॉर्क जो है एम जी एक्स नॉट ये आ गया, टॉर्क को मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब मैं सेकेंड पार्ट करने जा रहा हूँ, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू एम वी आर है ये, ठीक है, मगर यहाँ पे वेलोसिटी निकालना है। तो यहाँ जब बॉडी यहाँ से जब रिलीज करेंगे तो पी से रिलीज कर तो क्यू तो जाएगा, तो कितनी वेलोसिटी होगा, तो वेलोसिटी पहले हम लोग निकालते हैं इसका। तो व्हेन बॉडी इज रिलीज फ्रॉम पी, द वेलोसिटी व्हेन बॉडी रिलीज्ड फ्रॉम पी, the velocity at q is given as v is equal to final velocity is equal to initial velocity plus half gt। ठीक है, यहाँ पे जब ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू gt के बराबर होगा, ये v का वैल्यू आ गया। ठीक है, ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग का 0 हो जाता है, तो ये u 0 हो गया तो gt आ गया यहाँ से फाइनल वेलोसिटी। अब हम लोग एंगुलर मोमेंटम में डालते हैं, तो L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास वेलोसिटी की जगह पे gt डाल दिया, और ये r है, ये r डाल दिया हम लोगों ने। ठीक है, यहाँ पे भी साइन थीटा आता है, ये एम बी आर साइन थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा होता है ये,
क्योंकि एल जो होता है आर वेक्टर पी वेक्टर ये होता है। तो इसको हम लोग जब क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं तो साइन थीटा आता है। आर तो आर है, मोमेंटम को एम वी लिख दिया, ये जो ना एम वी जो है मोमेंटम के बराबर है, और ये आर जो है मोमेंटम इंटू रेडियस हो पोजीशन हो गया, और ये साइन थीटा आता है। और साइन थीटा को हम लोग अगर लेते हैं तो साइन थीटा फिर इसी तरह से एक्स नॉट अपन आर कर लेंगे, क्योंकि ये थीटा है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा ये फिर इसी के बराबर एक्स नॉट अपॉन आर के बराबर हो जाएगा। ये कुछ बात समझ में? वेलोसिटी का वैल्यू तो यहाँ से डाल दिया, साइन थीटा यहाँ पे भी साइन थीटा आता है, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने इस तरह से साइन थीटा को रिप्लेस कर दिया, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा एम जी टी साइन थीटा यानी एक्स नॉट। तो ये आ गया एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन। कहाँ समझ में आई? ये है एम वी मोमेंटम, ये आर है पोजीशन वेक्टर, और क्रॉस प्रोडक्ट को हटाते हैं तो साइन थीटा लिखते हैं। तो हमारा वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक आएगा तो वेलोसिटी कितना होगा, तो हम लोगों ने ये मोशन के फॉर्मूले से निकाल लिया, और साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज एक्स अपन आर के बराबर है, तो इसे डाल दिया, ये आ गया एम जी टी एक्स नॉट। अब हमसे बोला क्या कि ये सेकंड पार्ट हो गया, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, नोट कर लिए इसे, ये सेकंड पार्ट का हो गया एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन L इज इक्वल टू एम जी टी एक्स नॉट। अब हमें तीसरा करना है, शो करना है कि जो टॉर्क होगा वो डी एल अपॉन डी टी के बराबर होगा। तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो टॉर्क का रिलेशन आना चाहिए या टॉर्क के बराबर आना चाहिए। तो अब मैं थर्ड वाला यहीं पे करा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। क्या दे रखा है ये, differentiating L with respect to t time, ठीक है, थर्ड पार्ट कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा dl अपॉन dt, टाइम से इसको डिफरेंशिएट करते हैं। dl का जो वैल्यू है ये एम जी टी एक्स नॉट, ये आ गया, ये dt आ गया, ठीक है। तो इसमें जो t में चेंज होगा वो t के साथ डिफरेंशिएट होगा, बाकी सारा जो टर्म होता है वो कांस्टेंट काउंट करते हैं और वो बाहर चला आता है। तो यहाँ पे मास g और x ये तीनों कांस्टेंट काउंट होंगे, ये बाहर चले आएंगे, तो ये आ जाएगा एम जी एक्स नॉट, और ये डी टी अपॉन डी टी आ जाएगा। तो t को dt से डिफरेंशिएट करते हैं तो ये 1 के बराबर होता है, डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आ जाएगा एम जी एक्स नॉट। ये एम जी एक्स नॉट जो है ये टॉर्क का फॉर्मूला था, ये देखे ना टॉर्क का फॉर्मूला ये आया था, तो एम जी एक्स नॉट को हम लोग टॉर्क भी लिख सकते हैं। कितनी बात सुन में? तो टॉर्क क्या हुआ, टॉर्क इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो टॉर्क के बराबर होता है। ये था हमारा एक क्वेश्चन इस तरह का, समझ में आया? ठीक है, नोट कर ले, फिर जो भी हम लोग कंटिन्यू कर गए यहाँ से आगे, कल हम लोग आगे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, आज यहाँ पे नोट कर लीजिए, ठीक है।